हेलो फ्रेंड्स, विजुअल डिजाइनर्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर डिम्पल दलाल और आज हम एक बहुत ही कॉमन डिसीज के बारे में चर्चा करेंगे जो है डायरिया। इसे लूज मोशन या दस्त भी कहते हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसको कभी डायरिया नहीं हुआ होगा। आप सब अपने जीवन काल में कभी ना कभी डायरिया से पीड़ित हुए होंगे। दस्त पर हमारा ये डिस्कशन 2 वीडियो में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में हम चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में एग्जैक्टली क्या होता है जिसकी वजह से दस्त हो जाते हैं। फिर हम जानेंगे दस्त के लक्षण और कॉम्प्लिकेशंस को। पार्ट 2 में हम डायरिया के कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स और उसके मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। फिर हम डायरिया को ठीक करने के लिए कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज पर भी चर्चा करेंगे। Disclaimer. This video contains information on homeopathic remedy. The purpose of creating this video is to spread information and knowledge about this remedy. We strongly discourage any self-consumption of medicine without a qualified doctor's consultation. तो चलिए शुरू करते हैं डायरिया के कारण, लक्षण और कॉम्प्लिकेशन पर हमारा आज का डिस्कशन। बाथरूम जाना और मल त्यागना हमारे जीवन की एक नियमित क्रिया है। हालांकि कभी कभी हमारे शरीर की ये प्रक्रिया बदल जाती है। जब एक दिन में 3 या अधिक बार ढीला या पानी जैसा मल आता है तो इसे दस्त कहा जाता है। जब आपको दस्त हुआ होता है तो आपको जल्दी से जल्दी बाथरूम जाने की आवश्यकता हो सकती है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली भी हो सकता है। लकीली दस्त आमतौर पर कुछ ही दिनों के लिए रहता है, लेकिन जब दस्त कुछ दिनों से ज़्यादा या हफ्तों तक रहता है तो ये इंडिकेट करता है कि शरीर में कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या और भी सीरियस बीमारी जिसमें लगातार इन्फेक्शन होता है, सीलिएक डिसीज या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। डायरिया को क्लासिफाई करने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि पहला और सबसे कॉमन है एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया में लूज वाटरी डायरिया होता है जो 1 से 2 दिन तक रहता है। दूसरा है परसिस्टेंट डायरिया। इस प्रकार के दस्त आमतौर पर कई हफ्तों तक बने रहते हैं, जैसे कि 2 से 4 हफ्ते। और नेक्स्ट टाइप है क्रॉनिक डायरिया। जो डायरिया 4 हफ्तों से अधिक समय तक रहता है या लंबे समय तक नियमित रूप से आता है और चला जाता है, उसे क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। आइए अब देखें कि डायरिया क्यों होता है। कई डिसीजेस और कंडीशंस के कारण डायरिया हो सकता है, जैसे कि वायरसेस जो दस्त का कारण बन सकते हैं उनमें नोरोवायरस, एंटेरिक एडिनोवायरस, एस्टेरोवायरस, साइटोमेगैलोवायरस और वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। रोटावायरस बचपन में होने वाले दस्त का एक कॉमन कॉज है। इसके बाद आते हैं बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। कंटैमिनेटेड फूड और वाटर के माध्यम से पैथोजेनिक बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई और पैरासाइट्स के संपर्क में आने से दस्त हो जाते हैं। अगला कारण है मेडिकेशंस। कई दवाइयां जैसे कि एंटीबायोटिक्स के कारण दस्त हो सकते हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स और रेडिएशन थेरेपी से भी दस्त हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉज है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज एक तरह का शुगर है जो दूध और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। जिन लोगों को लैक्टोज को पचाने में कठिनाई होती है उन्हें दूध और दूध से बनी चीजें खाने के बाद दस्त हो जाते हैं। अगला कारण है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी एक तरह की शुगर है जो नेचुरली फ्रूट्स और हनी में पाई जाती है। जिन लोगों को इसे पचाने में परेशानी होती है उनमें फ्रुक्टोज से डायरिया हो सकता है। सर्जरी भी डायरिया का कारण हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पार्शियल इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरीज कभी कभी दस्त का कारण बन सकती है। और कुछ अन्य डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी दस्त का कारण बन सकते हैं। क्रॉनिक डायरिया के कई अन्य कारण हैं, जैसे कि IBS, क्रॉन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीलिएक डिसीज, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस और स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब आप सोच रहे होंगे कि शरीर में ऐसा क्या होता है जिससे लूज मोशन या दस्त हो जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन एक डायनामिक और फाइनली बैलेंस्ड प्रोसेस होता है, और जब कम एब्जॉर्प्शन या ज़्यादा सिक्रीशन के कारण ये बैलेंस बिगड़ता है तो दस्त हो जाते हैं। आइए देखें कि किन कारणों से बॉडी में पानी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ज़्यादातर एक्यूट डायरियल केसेस वायरसेस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होते हैं। ये इन्फेक्शंस इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं।
फिर ये डैमेज्ड इपिथेलियल सेल्स इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिससे लूज मोशन हो जाते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि इंटेस्टाइन में वाटर का सिक्रीशन कैसे बढ़ता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण होने वाला डायरिया एक ऐसा डायरिया है जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में पानी के सिक्रीशन के बढ़ने से होता है। लैक्टोज एंजाइम लैक्टेज द्वारा इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज होता है। इसके बाई प्रोडक्ट्स इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब लैक्टेज कम होता है या एब्सेंट होता है तो लैक्टोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और ये इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ही रहता है। लैक्टोज ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है और ये पानी को रिटेन भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है, जिस वजह से लूज मोशंस या डायरिया हो जाता है। आइए अब डायरिया के सिम्टम्स को समझते हैं। दस्त होने पर जिन सिम्टम्स का एक्सपीरियंस किया जा सकता है वे इस आधार पर डिफरेंट हो सकते हैं कि डायरिया माइल्ड है या सीवियर है और डायरिया का कारण क्या है। डायरिया के सीवियर केसेस किसी न किसी मेडिकल कंडीशन से लिंक्ड होते हैं। जब किसी को दस्त होते हैं तो वे इन सभी सिम्टम्स का या केवल कुछ ही सिम्टम्स का अनुभव कर सकते हैं। दस्त का मेन सिम्टम है लूज या वाटरी स्टूल। माइल्ड डायरिया के अन्य सिम्टम्स कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। पेट का फूलना या पेट में दर्द होना, मल त्यागने के लिए अर्जेंसी होना और जी मचलाना। यदि किसी को सीवियर डायरिया हुआ है तो उपर्युक्त सिम्टम्स के साथ व्यक्ति को निम्न सिम्टम्स का अनुभव हो सकता है: बुखार आना, वजन घटना, डिहाइड्रेशन, पेट में तेज दर्द होना, उल्टी होना, मल में ब्लड गिरना और मल में म्यूकस का होना। सीवियर डायरिया सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो आइए जानते हैं डायरिया से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डायरिया डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है, जो ट्रीटमेंट ना होने पर जीवन के लिए खतरा हो सकता है। डिहाइड्रेशन पर्टिकुलरली बच्चों में, बुजुर्गों में और वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों में ज़्यादा खतरनाक होता है। एडल्ट्स में डिहाइड्रेशन के कुछ ऐसे इंडिकेशंस पाए जाएंगे: अत्यधिक प्यास लगना, मुंह सूखना या ड्राई स्किन, लिटिल और नो यूरिनेशन, कमजोरी या चक्कर आना, थकान महसूस होना और डार्क कलर्ड यूरिन। शिशुओं और छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन के कुछ ऐसे इंडिकेशंस पाए जाएंगे: 3 या अधिक घंटों में डायपर गीला ना करना, मुंह और जीभ का सूखना, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का बुखार आना, बिना आंसुओं के रोना, ड्राउजीनेस, अनरेस्पॉन्सिवनेस या इरिटेबिलिटी होना, पेट, आँखों या गालों का संकन अपीयरेंस होना। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम दस्त पर अपने पहले वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो का दूसरा भाग देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो नाउ। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।